हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग आज से यहां पर क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की दूसरी किताब भारत, लोक और अर्थव्यवस्था स्टार्ट करने वाले हैं। आज आपका यहां पर अध्याय पहला है। यहां पर हम लोग जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। आज के अध्याय में हम लोग जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या के बारे में हम लोगों ने पहले भी अध्याय में पढ़ा हुआ है और आज हम पर्टिकुलरली भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, किसी देश के संदर्भ में अगर देखा जाए तो किसी देश के निश्चित क्षेत्र और समय में निवास करने वाले जो लोगों की कुल संख्या होती है वो जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या का आंकड़ा किसी भी देश के पास होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जनसंख्या का आंकड़ा बताता है कि देश में कितना प्रतिशत महिलाएं हैं, कितना पुरुष हैं, और विभिन्न जो आयु समूह होते हैं उनमें जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, उन सब की जानकारी देश को मिलती है। इससे फायदा ये होता है कि सरकारें होती हैं वो लोगों के अनुरूप योजनाएं, नीतियां बना पाती हैं और उनको प्रतिपादित कर पाती हैं ताकि लोगों की जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, भारत की बात की जाए तो भारत में युवा जनसंख्या का प्रतिशत बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले सालों में हमें जो युवा जनसंख्या है इसका लाभ मिलेगा, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा। और ये जो युवा जनसंख्या है आगे चलकर एक कार्यशील जनसंख्या में तब्दील जब होगी तो इससे भारत की जो आर्थिक प्रगति है इसको भी एक बल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या का जो एक्चुअल आंकड़ा है अगर किसी भी देश की सरकार के पास है तो वो सरकार जो है दूरगामी नीतियां बना पाएगी। भारत की बात करें तो भारत जो है अपनी 121 करोड़ जनसंख्या के साथ चाइना के बाद विश्व में सेकंड दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। यहां पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपकी जो 2021 वाली जनगणना है वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाई है। तो अभी तक हम लोग 2011 वाली जो जनगणना थी, 15वीं जो जनगणना थी, उसी के आंकड़ों से काम चला रहे हैं, क्योंकि कोरोना पीरियड की वजह से जो जनगणना का कार्य था वो स्थगित हो गया है। अभी सुनने में आ रहा है कि 2025 से 1 जनवरी 2025 के बाद जनगणना का कार्य स्टार्ट होगा और वो लगभग 1 या 1.5 साल में पूरा हो पाएगा। तो उसके आंकड़े आने में लगभग 2 साल लग जाएंगे। तो अभी भी हमारी 2011 की जनगणना के आंकड़े चल रहे हैं और उनसे ही प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मिलाकर जो कुल जनसंख्या है इससे भी ज्यादा है। यहां पे बताया गया है कि आधुनिक पद्धति और व्यवस्थित ढंग से जो सबसे पहली जनगणना है ये 1749 में स्वीडन में हुई थी और 1790 में सर्वप्रथम 10 की जनगणना, 10 की का मतलब हर 10 साल में जनगणना का करने का जो कार्य है ये सबसे पहले अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है कि सबसे पहले आधुनिक पद्धति से व्यवस्थित ढंग से सबसे पहली बार जनगणना कहां पर हुई थी? स्वीडन में हुई थी। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले 10 की जनगणना का जो कार्य है वो कहां से स्टार्ट हुआ था, ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। भारत की बात की जाए तो भारत में जो जनगणना का कार्य है ये ब्रिटिश काल में हुआ है। तो भारत की जो पहली जनगणना है ये 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लेकिन पहली संपूर्ण जनगणना जो है सन 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में संपन्न हुई थी और तब से इसे प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर, यानी कि हर दशक में कराया जाने लगा है, जो कि आज भी जारी है। तो यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो पहली जनगणना है भारत में वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो का शासनकाल था उस समय हुई थी, लेकिन वो पूरी जनगणना नहीं थी। पहली जो संपूर्ण जनगणना है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई है और तभी से हर 10 साल के अंतराल पर यह कराई जाने लगी है। भारत में 1872 के बाद जो 2011 वाली जो जनगणना है ये जनगणना क्रम की 15वीं जनगणना है, जबकि आज़ादी के बाद की ये 7वीं जनगणना है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 2011 की जनगणना जो है ये 15वीं जनगणना है, लेकिन आज़ादी के बाद इसे काउंट करेंगे तो आज़ादी के बाद ये 7वीं जनगणना है। देश की जनगणना का जो दायित्व है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त है, इसका कार्य है ये। तो यहाँ पर आपको फिर से मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर पूछा जाए कि जनगणना का जो कार्य है ये कहाँ पर वर्णित है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 246 के अनुसार ये भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है इसके अधीन ही आता है महापंजीयन कार्यालय। और इसमें जो जनगणना आयुक्त है उसका ये कार्य होता है कि वो जनगणना का कार्यभार देखेगा। जनसंख्या का वितरण, देखिए भारत की बात की जाए तो भारत में जनसंख्या का जो वितरण का जो प्रतिरूप है बहुत ज्यादा असम है, यानी जनसंख्या का वितरण समान रूप से नहीं हुआ है। भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या जो है काफी ज्यादा सघन है और कुछ हिस्सों में जनसंख्या विरल रूप में देखने को मिलती है। जैसे यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, लगभग 20 करोड़ के समथिंग
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। इसके बाद फिर महाराष्ट्र का स्थान आता है, फिर बिहार आता है, फिर पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। वहीं तमिलनाडु, एमपी, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात के साथ यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या जो है ये मिलकर देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग है। यानी यहाँ पर कुछ राज्यों के नाम लिखे हुए हैं और इन राज्यों की जनसंख्या मिला दी जाए तो देश की लगभग 76% जनसंख्या इन्हीं राज्यों से बिलोंग करती है। यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों का क्रम बताया गया है, ये घटते क्रम में है। सबसे पहले यूपी का नाम आता है। तो देखिए यहाँ पर फिर से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, अभी भी आपके 2011 के आंकड़े चल रहे हैं, तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं। तो सबसे बड़ा जो राज्य है जनसंख्या में वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या है वो 19.95 करोड़ है। सेकंड नंबर पर आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जनसंख्या 11.23 करोड़ है। फिर थर्ड पर है बिहार। बिहार की जनसंख्या 10.38 करोड़ है। फिर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 9.13 करोड़ है। देखिए ये तो राज्यों की बात हो गई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में जनसंख्या जो है 1.68 करोड़ रहती है। इसके बाद फिर पुदुचेरी का नंबर आता है। पुदुचेरी की जनसंख्या जो है 12.48 लाख है। फिर इसके बाद चंडीगढ़ का स्थान आता है। चंडीगढ़ की जनसंख्या जो है 10.55 लाख है। ये राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो यूपी की है और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली की है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो सिक्किम है। सिक्किम जनसंख्या जो है 2011 के अकॉर्डिंग 6.1 लाख है। वहीं सबसे कम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की जनसंख्या 64,473 है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनसंख्या के वितरण को कुछ कारक प्रभावित करते हैं। इनमें भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारक शामिल हैं। भौतिक कारकों में भूविन्यास आ जाता है। देखिए भूविन्यास में जमीन का जो स्वरूप है वो आ जाता है, जैसे पठार है, पहाड़ है, मैदान है, रेगिस्तान है, ये सब भूविन्यास के अंतर्गत आ जाते हैं। और जल की उपलब्धता, इसके साथ जलवायु, ये प्रमुख रूप से जो वितरण के प्रतिरूप हैं इनका धारण करते हैं। देखिए लोग उन स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जहां पर जल आसानी से उपलब्ध हो जाए। इसके साथ ही जलवायु, अनुकूल जलवायु लोगों को कृषि कार्य करने में हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल भारत के पश्चिमी इलाके की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, तो पश्चिमी राजस्थान की जलवायु गर्म जलवायु है और यहाँ पर वार्षिक वर्षा भी बहुत कम होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जनसंख्या जो है बहुत विरल पाई जाती है। वहीं गंगा के मैदान की बात करें, गंगा के डेल्टा की बात करें या फिर जो तटीय मैदान है इन हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर अनुकूल जलवायु पाई जाती है। तो अनुकूल जलवायु पाई जाने की वजह से यहाँ पर कृषि कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो हमें अधिक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बताया भी गया है कि उत्तर भारत के मैदानों, डेल्टाओं और तटीय मैदानों में जो जनसंख्या का अनुपात है ये दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के जो आंतरिक जिले हैं, हिमालय या उत्तर पूर्वी और पश्चिमी कुछ राज्य हैं, इनकी अपेक्षा इनमें उच्चतर है या अधिक है। यहाँ पर जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में कुछ महत्वपूर्ण कारक बताए गए हैं, जैसे स्थायी कृषि का उद्भव और कृषि विकास। यानी ऐसे इलाके जहाँ पर स्थायी कृषि का उद्भव हुआ था और वहाँ पे लगातार कृषि का जो विकास हुआ उसकी वजह से भी वहाँ पर जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे पंजाब, हरियाणा। मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र का विकास। देखिए लोग उन स्थानों पर बसना पसंद करते हैं जहाँ पर बेहतर कनेक्टिविटी हो, बेहतर परिवहन की कनेक्टिविटी हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैदानों में परिवहन जाल तंत्र का विकास आसानी से किया जा सकता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में परिवहन का विकास करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो पहाड़ी इलाकों में जो परिवहन है वो उतना ज़्यादा विकसित नहीं होता है। तो इसी वजह से आप लोग देखेंगे पहाड़ी राज्यों की तुलना में लोग मैदानों में बसना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे परिवहन का जाल तंत्र बहुत ज़्यादा विकसित होता है। अभी जो वर्तमान ट्रेंड में औद्योगिकरण और नगरीकरण को लोग वरीयता दे रहे हैं। जिन इलाकों में औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा हुआ है या फिर औद्योगिकरण की वजह से नगरीकरण हुआ है तो वहाँ पर लोग बसना पसंद करते हैं। जैसे एनसीआर रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रीजन, जिसको नेशनल कैपिटल रीजन भी कहा जाता है, यहाँ पर लगातार जनसंख्या का संकेंद्रण जो है ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिकरण और नगरीकरण यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर जनसंख्या के घनत्व के बारे में बात की गई है। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या है इसके औसत को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं उनके औसत को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। भारत का जनसंख्या घनत्व 1951 ईस्वी में 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि 2011 में बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हो गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ
प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति वर्तमान में निवास करते हैं। ये 2011 की जनगणना कहती है। जनसंख्या का जो घनत्व है ये सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, जबकि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है दिल्ली में पाया जाता है। दिल्ली में जो है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ये यहाँ पर आपका वर्तमान का आंकड़ा है, 2011 की जनगणना का आंकड़ा है, जो कि आपके सामने दिया गया है। आपके सामने मैप भी दिया गया है जनसंख्या घनत्व का। यहाँ पे वो स्थान दर्शाए गए हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व उच्चतर है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो कुछ राज्य हैं यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व उच्चतर है। उत्तरी भारत के राज्यों की बात करें तो उत्तरी भारत के राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का जो घनत्व है उच्चतर है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में केरल और तमिलनाडु में जनसंख्या का जो घनत्व है ये उच्चतर है। देखिए यहाँ पर आपके सामने मैप भी दिया गया है, मैप में दिखाए गए हैं। यहाँ पे डार्क वाले जो राज्य दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व आपको उच्चतर देखने को मिलेगा। तो इन उच्चतर घनत्व वाले राज्यों में बिहार आ जाता है, पश्चिम बंगाल, यूपी आ जाता है। ये सब उत्तर भारत के राज्य हैं जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व उच्चतर है। वहीं दक्षिण भारत में आप देखेंगे केरल और तमिलनाडु में जनसंख्या का जो घनत्व है वो उच्चतर है। केरल में जो है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, जबकि तमिलनाडु में 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यहाँ पर उच्चतम जनघनत्व वाले राज्य बताए गए हैं। पहले नंबर पर आपका बिहार आ जाता है, बिहार में 1106 है। पश्चिम बंगाल में 1028 है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है केरल, केरल में 860 है। चौथे में आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, उत्तर प्रदेश में 829 है। उच्चतम जनघनत्व वाले केंद्रशासित प्रदेशों में दिल्ली आ जाती है। दिल्ली का जो जनघनत्व है वो सबसे ज़्यादा है, 11,320 है। देखिए दिल्ली का जनघनत्व न केवल केंद्रशासित प्रदेशों में बल्कि राज्यों में भी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद केंद्रशासित प्रदेशों में सेकंड नंबर पर चंडीगढ़ आ जाता है, इसका 9,258 है। थर्ड पर यहाँ पुदुचेरी आ जाता है, इसका 2,547 है। सबसे कम जनघनत्व वाले जो 5 राज्य हैं उनके नाम बताए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश है, इसमें 17 है। सेकंड इसके बाद मिजोरम आ जाता है, इसमें 52 है। फिर जम्मू कश्मीर इसमें 56 है। फिर सिक्किम में इसमें 86 है। नागालैंड में 119 है। सबसे कम जनघनत्व वाले जो केंद्रशासित प्रदेशों हैं उनमें सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम आता है, इसमें 46 है। इसके बाद फिर दादर और नागर हवेली का आता है, इसमें 700 है। लक्षद्वीप में 2149 है। देखिए जनसंख्या का जो घनत्व है ये एक अशोधित माप है। अशोधित का मतलब ये है कि एग्जैक्ट या एक्यूरेट नहीं है। जैसे बात करें भारत की जनगणना 2011 की, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश के हर प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको 382 व्यक्ति देखने को मिलेंगे, ये जरूरी नहीं है। कहीं पर आपको बिल्कुल वीरान भी दिख सकते हैं। वीरान का मतलब कहीं पर बिल्कुल भी जनसंख्या नहीं हो सकती है। कहीं पर आप देखेंगे कहीं पर जनसंख्या बहुत अल्प है, कहीं पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या देख सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर जो जनसंख्या का जो घनत्व निकाला है वो पूरे देश के संदर्भ में निकाला है। पूरे देश का जो क्षेत्रफल है उस पर जितनी जनसंख्या निवास कर रही है उसका एक औसत निकाला है। तो उस आधार पर हमने कहा है कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो यहाँ पर कोई एग्जैक्ट माप नहीं है, इसी वजह से इसे अशोधित माप कहा जाता है। भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक हिस्सा यानी 50% से भी ज़्यादा हिस्सा जो है वो वर्तमान में कृषि और उससे जो संबद्ध गतिविधियां हैं उनमें संलग्न है। अतः कृषि जनसंख्या और कुल जनसंख्या का जो कृषि भूमि के संदर्भ में घनत्व है ये भी मापना प्रासंगिक है। देखिए जब देश की 50% से ज़्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर कार्यों में लगी हो तो हमारे लिए जो कृषि जनसंख्या है और जो कुल जनसंख्या है उसका कृषि भूमि के संदर्भ में जो घनत्व है वो भी मापना प्रासंगिक हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कायिक घनत्व की बात की गई है। कायिक घनत्व में हम लोग कुल जनसंख्या अपॉन निबल कृषि क्षेत्र, ये नेट जो एग्रीकल्चर वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ पर हम रखते हैं। वहीं कृषि घनत्व में हम लोग जो कुल कृषि जनसंख्या का मतलब क्या है कि जो लोग कृषि कार्यों में संलग्न है, 50% से ज़्यादा जो लोग कृषि कार्यों में संलग्न है उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर कुल कृषि जनसंख्या अपॉन निबल कृषि क्षेत्र करके हम यहाँ पर कृषि घनत्व निकालते हैं। वहीं कायिक घनत्व में हम लोग क्या करते हैं, कायिक घनत्व में हम लोग जो कुल जनसंख्या है देश की उससे हम निबल कृषि क्षेत्र को डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे करके हमें कायिक घनत्व प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि के बारे में बात की गई है। देखिए जनसंख्या की वृद्धि या फिर इसको जनसंख्या में परिवर्तन भी कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि जो है दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को दर्शाती है। जनसंख्या की वृद्धि जो है धनात्मक या फिर ऋणात्मक हो सकती है। जैसे सन 2011 में भारत की जनसंख्या जो थी 121 करोड़ थी। अब मान लेते हैं 2021 में भारत की जनसंख्या जो है 135 करोड़ हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि 2011 की तुलना में 2021 में जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये धनात्मक वृद्धि बोली जाएगी। अब मान लेते हैं यहाँ पर 2021 में जनसंख्या जो है 110 करोड़ रह जाए, तो यहाँ पर क्या है जनसंख्या में 2011 की तुलना में कमी आ रही है, तो ये ऋणात्मक वृद्धि बोली जाएगी।
जनसंख्या वृद्धि की जो दर होती है इसको प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं, एक तो प्राकृतिक है और दूसरा अप्रेरित है। देखिए, प्राकृतिक घटक का विश्लेषण जो है अशोधित जन्म दर और मृत्यु दरों से किया जाता है। वहीं अप्रेरित में आप्रवास और उत्प्रवास को काउंट किया जाता है। आप्रवास का मतलब आप लोग जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर आकर बस जाता है तो उसे आप्रवास कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाता है उसे उत्प्रवास बोला जाता है। तो यहाँ पर दो घटक हैं, एक तो आप्रवास है और दूसरा उत्प्रवास है। तो इसे किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती में आप्रवास आ जाता है और बहिर्वर्ती में उत्प्रवास आ जाता है। तो अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन की प्रबलता के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। 5 राज्यों में यह 1% से कम है, जबकि 2 राज्यों में 3% से अधिक है। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। ये 1.64% है। जनसंख्या के दुगना होने का समय वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगना होने में लगने वाला समय है। देखिए, 20वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या वृद्धि जो है इसको 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पर पहली अवस्था है रुद्ध अथवा स्थिर वृद्धि की अवधि। तो 1901 से लेकर 1921 की जो अवधि है इसको भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जो भारत की जनसंख्या वृद्धि है उसमें बहुत ही कम बढ़ोतरी हुई है और एक समय में जनसंख्या में कमी भी देखी गई है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर जो है अत्यंत निम्न थी। देखिए, ये वो समय था, ये वो पीरियड था जिस समय भारत में बहुत सारे अकाल पड़े थे। अकालों के साथ साथ भारत में महामारियों का प्रकोप था। प्लेग और हैजा जैसी महामारियां फैली हुई थी, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं। तो यही कारण है कि इस अवधि में जनसंख्या में बहुत ही कम वृद्धि देखी गई है। यहाँ पर आप चार्ट में देख पा रहे हैं, 1901 में हमारे भारत की जनसंख्या करीब 23 करोड़ के करीब थी। 1911 में इसमें मामूली सी वृद्धि हुई है, यहाँ पर जनसंख्या 25 करोड़ के करीब पहुंच जाती है। 1921 में आप लोग देख पा रहे हैं, 1921 में जनसंख्या में 7,72,000 लोगों की कमी देखी गई है, यानी कि पिछले दशक की तुलना में 1921 में जो है जनसंख्या में कमी आई है। तो 1911 से लेकर 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। ऋणात्मक का मतलब क्या था? जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है बल्कि कमी हुई है। इसी वजह से यहाँ पे ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। यहाँ पर देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर निम्न बनी रही है। देखिए, इस समय जन्म दर भी ऊंची थी और मृत्यु दर भी ऊंची थी और इसी वजह से यहाँ पे वृद्धि दर निम्न बनी रही है। चूंकि 1921 में यहाँ पे जनसंख्या में कमी देखी गई है, इसी वजह से 1921 के वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष या फिर महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष या महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? तो वर्ष 1921 को कहा जाता है। इसके बाद सेकंड है सामान्य वृद्धि की अवधि। तो ये अवधि जो है 1921 से लेकर 1951 के दशकों की अवधि है। तो इसको जो है सामान्य वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर इस अवधि में जो है मृत्यु दर में कमी आई है। मृत्यु दर में कमी आने का रीजन ये था क्योंकि उस समय जो भी राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, उन राष्ट्रीय आंदोलनों में सरकार पर दबाव बनाया गया है ताकि सरकार जो लोगों के लिए काम करे, लोगों के राशन के लिए काम करे। जैसे अकाल वगैरह पड़ रहे थे तो अकाल में जो सहायता राशि उन्हें पहुंचानी थी, तो सहायता राशि प्रॉपर तरीके से पहुंचाई जा सके, लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग भूखे ना मरें। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें सुधार किया जाए, जिससे कि जो महामारियां फैली हुई हैं उनसे निपटा जा सके। तो ये कुछ प्रयास किए गए हैं, जिसकी वजह से इस अवधि में जनसंख्या में थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन आया है, मृत्यु दर कम हुई है और जनसंख्या यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुई है। तो मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आना इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण था। जन्म दर जो थी इस समय मृत्यु दर की तुलना में अधिक थी और इस अवधि के दौरान हुई जनसंख्या वृद्धि को मृत्यु प्रेरित वृद्धि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु दर में कमी आई है, इस वजह से जनसंख्या यहाँ पे बढ़ रही है। तो इसी वजह से इसको मृत्यु प्रेरित वृद्धि कहा जाता है। मृत्यु दर में आई कमी में यहाँ पर निम्नलिखित कारकों की मुख्य भूमिका थी। जैसा कि मैंने बताया था कि इस समय देश भर में जो स्वास्थ्य और स्वच्छता की सुविधाएं हैं तो इनमें सुधार किए गए हैं और इन सब वजहों से मृत्यु दर नीचे आ गई है। इसके अलावा बेहतर परिवहन और संचार तंत्र से जो अभावग्रस्त और अकालग्रस्त क्षेत्र है उनमें वितरण प्रणाली में सुधार हुआ है, यानी राशन वगैरह प्रॉपर तरीके से वहाँ पे पहुँचाया गया है। इस वजह से भी लोगों में जो मृत्यु दर है वो कम हुई है। तीसरा है यहाँ पर तीव्र वृद्धि की अवधि। तो ये अवधि जो है 1951 से लेकर 81 के दशकों की अवधि है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो जब देश आज़ाद हो गया है तो देश का शासन चलाने वाले लोग अब भारतीय हैं और हमारे देश को आज़ादी भी इसी आधार पर मिली थी क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो शोषणकारी सरकार थी। तो हमारे देश की जनता ये चाहती थी कि हमारे यहाँ का जो शासन हो वो हमारे यहाँ के लोग चलाएं और हमारे यहाँ के लोग इस जनता का शोषण ना करें। तो जब 1947 में देश आज़ाद हो जाता है,
हमारे भारतीय अब शासन चलाने लगते हैं, तो यहाँ पर जो भी नीतियाँ बनाई जाएंगी वो लोगों को ध्यान में रखकर उनके उत्थान के लिए नीतियाँ बनाई जाएंगी। तो यहाँ पर व्यापक स्वास्थ्य सुविधा में सुधार किया गया। इसके अलावा जो राशन की प्रणाली थी, वितरण प्रणाली थी, उसमें सुधार किया गया। तो यहाँ से जनसंख्या में बढ़ोतरी होना स्टार्ट हो जाती है, मृत्यु दर में कमी आना स्टार्ट हो जाती है। तो 1951-81 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। और यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास, देखिए मृत्यु दर में तीव्र ह्रास का रीजन यही था क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया गया है और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ। और यहाँ पे प्रजनन दर जो थी काफ़ी ज़्यादा उच्च थी। औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक ऊंची रही है। यानी इस अवधि में जो औसत वार्षिक वृद्धि दर है वो लगभग 2.2% तक ऊंची रही है। और इस अवधि में हुई जनसंख्या वृद्धि को प्रजनन प्रेरित वृद्धि कहा जाता है। देखिए, लोग बच्चे ज़्यादा पैदा कब करेंगे? जब लोग श्योर हो जाएं कि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त राशन है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं, रहने के लिए आवास वगैरह भी है, तो लोग बच्चे पैदा करेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ें थी। देश आज़ाद हो गया था, नई सरकार जो थी देश के लोगों के लिए योजनाएं बना रही थी, पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी ताकि लोगों का उत्थान हो, लोगों का उद्धार हो, लोग गरीबी को चक्र से बाहर निकलें। तो लोग जब श्योर हो गए कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है, तो लोगों ने प्रजनन बढ़ा दिया है, यानी उनकी जो प्रजनन दर है वो बढ़ा दी है। तो यहाँ पर इस समय जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो प्रजनन प्रेरित वृद्धि उसको कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया, अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, जिससे अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार सुनिश्चित हुआ। इन सबके अतिरिक्त इस काल में जनसंख्या बढ़ने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रवास था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1947 में जो देश आज़ाद हुआ है उस समय विभाजन हुआ है, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ है। तो विभाजन के समय बहुत सारे लोग इस साइड से उस साइड में गए हैं और बहुत सारे लोग उस साइड से इस साइड में अभी आए हैं। इसके अलावा इस अवधि में आप लोग देखेंगे 61, 62 और हमने 71 के युद्ध भी लड़े हैं, बांग्लादेश भी बना है। बांग्लादेश का इस समय संकट क्रिएट हुआ था तो बहुत सारे शरणार्थी बांग्लादेश से भारत में आ गए थे, तो उस समय जनसंख्या में एक बूम देखा गया, कि विस्फोट देखा गया। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि इन सबके अतिरिक्त तिब्बतियों, बांग्लादेशियों, नेपालियों को देश में लाने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और यहाँ तक कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने भी उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया है। यानी इन सब प्रवासियों का भारत में जब आगमन हुआ है तो इस वजह से भी जनसंख्या की जो वृद्धि है इस अवधि में बढ़ गई है। चौथा है यहाँ पर घटती वृद्धि की अवधि। 1981 के पश्चात और वर्तमान तक घटती वृद्धि की अवधि देखी गई है। इसका मतलब ये है कि जब लोग शिक्षित हो गए, जागरूक हो गए और लोग ये जानने लगे कि ज़्यादा बड़ा परिवार करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहले के लोग सोचते थे अगर घर में 10 बच्चे हैं तो 10 कमाएंगे तो उनका आर्थिक रूप से उनकी बढ़त होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक घर में 10 बच्चे होते हैं तो उनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर, उनके रहन सहन को लेकर या उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, भोजन वगैरह की जो नीड्स हैं, उनको पूरा करने में परिवार को बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा व्यय होता है। तो लोगों को समझ में आने लगा कि छोटा परिवार सुखी परिवार है, तो लोगों ने जो है फैमिली प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया, हम दो हमारे दो। तो इस वजह से यहाँ से जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आना स्टार्ट हो गया। तो 1981 के पश्चात वर्तमान तक, यानी 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जो जनसंख्या की वृद्धि दर है ये यद्यपि ऊंची बनी रही है, परंतु धीरे धीरे ये मंद गति से घटने लगी है। यानी ऊंची तो बनी रही है लेकिन धीरे धीरे करके ये घटने लगी है। ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। यानी अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति का मतलब क्या है कि जो जन्म हो रहे हैं उनमें धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जन्म दर में धीरे धीरे गिरावट आती जा रही है। अधोमुखी प्रवृत्ति का मतलब होता है डाउनवर्ड अप्रोच, नीचे की तरफ इनमें गिरावट आती जा रही है। बदले में यह देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित हुई है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के समय में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, लड़के हों लड़कियां हों, तो उनकी अमूमन जो शादी की एज है वो 25 से ऊपर निकल जा रही है। 25 से 30 के बीच में शादियां हो रही हैं, या फिर कहीं कहीं जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनकी शादी 30 प्लस होने के बाद हो रही है। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में लोग अशिक्षित थे, शादियां बहुत कम उम्र पे हो जाती थी, लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं थी, तो लड़कियों को अपने परिवार के दबाव में शादी करनी पड़ती थी। तो इस वजह से प्रजनन दर उच्च बनी हुई थी। लेकिन अब क्या है, वर्तमान में लोगों के पास शिक्षा है, लोगों के पास ज्ञान है, तो लोग अपने उस शिक्षा और ज्ञान के अनुरूप अपने लिए जो बेहतर है उसी बेहतर को मानकर डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है। अब देखिए, आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आप तो कह रहे हैं यहाँ पर जनसंख्या की जो वृद्धि दर है ये कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी हमारे भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए किसी देश में 100 व्यक्ति हैं और स्टार्टिंग में वृद्धि दर जो है 10% है। यानी कहने का मतलब ये 10 की वृद्धि दर 10% है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक दशक के बाद यहाँ पर जनसंख्या 110 हो जाएगी। तो अब देखिए, अब आप लोग यहाँ पर अगर नोटिस करें 100 का 10% कितना हुआ? 10 हुआ। जब आप
110 का अब हम 9% निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम 100 का नहीं निकाल रहे बल्कि 110 का निकाल रहे हैं, ये कंपाउंड हो रहा है, तो यहाँ पर 110 का ज़्यादा निकल के आएगा। तो यहाँ पर जनसंख्या में भी कॉन्सेप्ट यही है, जब एक विशाल जनसंख्या पर एक बहुत निम्न वृद्धि दर लगाई जाती है तो भी लोगों की संख्या करोड़ों में बढ़ जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी काम करता है। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि में जो क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है इसमें अत्यधिक प्रादेशिक असमानताएं हैं। यहाँ पे बताया गया कि 2001 से लेकर 2011 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1991 और 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही है। देखिए यहाँ पे जनसंख्या की जो वृद्धि दर है इन दशकों में धीमी रही है। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों जैसे कि यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 1991 से 2001 की तुलना में 2001 और 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है। 2001 से लेकर 2011 के दशक में महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है, यानी यहाँ की जो वृद्धि दर है उसमें गिरावट देखी 6.7% की गिरावट देखी गई है। और आंध्र प्रदेश में सबसे कम यानी यहाँ पर 3.5% की गिरावट देखी गई है। जबकि तमिलनाडु और पुदुचेरी में 2001 से लेकर 2011 के दौरान क्रम से 3.9% और 7.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक वृद्धि दर जो है 27.82% जो मेघालय में दर्ज की गई है, और न्यूनतम वृद्धि दर जो है माइनस में 0.47% जो है नागालैंड में दर्ज की गई है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आपको पता होना चाहिए कि 2001 से लेकर 11 के दशक में सर्वाधिक वृद्धि दर जो है मेघालय में दर्ज की गई है, और न्यूनतम वृद्धि दर जो कि नेगेटिव में -0.47% ये नागालैंड में दर्ज की गई थी। केरल, तमिलनाडु, पंजाब, असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, त्रिपुरा, गोवा और आंध्र प्रदेश की 10 की वृद्धि दर ये राष्ट्रीय औसत से कम थी। यानी हमारा जो 10 की वृद्धि दर का जो राष्ट्रीय औसत है ये 17.64% है। देखिए यहाँ पर एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 10 की वृद्धि दर का यहाँ पर प्रतिशत दिखाया गया है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं 1991 से जब 2001 में आते हैं तो यहाँ पर 10 की वृद्धि दर 21.54% थी, लेकिन 2001 से अब 11 में आएंगे तो यहाँ पर 10 की वृद्धि दर जो थी 17.64% थी। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पे बोली गई है कि यहाँ पे कुछ राज्य हैं, इन राज्यों की जो वृद्धि दर है वो राष्ट्रीय औसत से भी 10 की वृद्धि दर इनकी कम है। दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या में कम वृद्धि हुई है। जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में बहुत ज़्यादा हुई है, और इसका सबसे मुख्य कारण क्या है, सामाजिक आर्थिक विकास है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्तर भारत के जो राज्य हैं जैसे बिहार है, यूपी है, पश्चिम बंगाल है, ये आज भी पिछड़े हुए हैं, आज भी यहाँ पर उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है। तो इस वजह से यहाँ पर आप लोग देखेंगे सामाजिक आर्थिक विकास कम हो पाने की वजह से यहाँ के जो ग्रामीण परिवेश हैं उन ग्रामीण परिवेशों में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो आज भी तीव्र बनी हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में दिखाई गई है कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर उच्च बनी हुई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उत्तर भारत में सारे डार्क स्थान है, जबकि साउथ में डार्क नहीं है। ठीक है, उत्तर भारत में आपको सब डार्क स्थान देखने को मिल रहे हैं, यानी डार्क जो हद से ज़्यादा डार्क है, इसका मतलब ये यहाँ 25% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है। साथ ही दक्षिणी राज्यों में उच्च साक्षरता दर, अधिक नगरीय जनसंख्या और अपेक्षाकृत निम्न जन्म दर की वजह से जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे कम रही है। देखिए दक्षिण के जो राज्य हैं यहाँ पर साक्षरता दर काफ़ी ज़्यादा ऊंची है और नगरीय जनसंख्या का अनुपात भी अधिक है। जब साक्षरता दर ऊंची हो और लोग नगरों में निवास करते हों तो लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर जन्म दर जो है कम है, और जन्म दर कम होने की वजह से यहाँ पर जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो भी कम है। ग्रामीण वृद्धि दरों में भी क्षेत्रीय भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। दिल्ली और केरल में ग्रामीण वृद्धि दर जो थी कम थी। दूसरी ओर गोवा और तमिलनाडु में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है ये बढ़ने के स्थान पर घटा है। घटने का रीजन ये है कि यहाँ के जो निवासी हैं वो गांव को छोड़कर शहरों की ओर गए हैं, यानी गांव से यहाँ पर उत्प्रवास हुआ है। तो गांव में उत्प्रवास होने की वजह से यहाँ पर जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें कमी आई है और जो अर्बन पॉपुलेशन है उसमें वृद्धि देखी गई है। नगरीय वृद्धि दर में भिन्नता, नगरों की जनसंख्या गांव की जनसंख्या की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ रही है। उसका कारण आप लोग जानते हैं, क्योंकि नगरों में औद्योगिकरण बढ़ रहा है, नगरों में रोजगार के अवसर ज़्यादा हैं, इसके अलावा अन्य जो आधारभूत सुविधाएं वो ज़्यादा हैं। यही कारण है कि नगर जो हैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो नगरों में जनसंख्या का संकेंद्रण बढ़ता जा रहा है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के प्रमुख कारण यहाँ पर दिए गए हैं। नगरीय सीमाओं का विस्तार हो रहा है, इन नगरों का विस्तार हो रहा है, नए नगरों का विकास हो रहा है और उद्भव हो रहा है, लोगों का गाँव से नगरों की ओर उत्प्रवास हो रहा है। तो ये सब कारण हैं, इसकी वजह से नगरों की जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत की जनसंख्या में किशोर आयु वर्ग,
देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी देश में जनसंख्या के विभिन्न स्तरों में जो किशोर आयु वर्ग है, इसमें जनसंख्या का प्रतिशत अगर अधिक होगा तो वो देश आने वाले सालों में अधिक तरक्की कर पाएगा। उसका कारण ये है कि ये जो किशोर आयु वर्ग है, ये आगे चलकर कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा बन जाता है, और जितनी ज़्यादा युवा कार्यशील जनसंख्या होगी उतना ही देश अधिक प्रगति कर पाएगा। जैसे भारत जैसे देशों की बात करें तो भारत जैसे देशों में जो किशोर आयु वर्ग है या युवा जनसंख्या है उसका प्रतिशत ज़्यादा है, जबकि दुनिया के कुछ विकसित देशों में वहाँ पर जन्म दर कम होने की वजह से जो आयु के निम्न स्तर हैं या किशोरावस्था वाले जो स्तर हैं वहाँ पर जनसंख्या का प्रतिशत कम है, जबकि जो वृद्धावस्था वाले जो स्तर हैं उनमें जनसंख्या का प्रतिशत ज़्यादा है। जैसे जापान की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, तो चाइना या जापान में क्या है, चाइना या जापान में जो उच्च आयु के स्तर हैं उनमें जनसंख्या अधिक है, जबकि जो आयु के निम्न स्तर हैं, कह सकते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था में जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कम है। इसका मतलब ये है कि आने वाले सालों में इनका जो कार्यबल होगा, कार्यशील जनसंख्या जो होगी वो भी कमी आती जाएगी, क्योंकि जब जनसंख्या बूढ़ी होती जाती है उसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है कम होती जाती है। तो ऐसे करके जो बूढ़ी होती जनसंख्या जो है वो देश की आर्थिक प्रगति को प्रभावित करती है। भारत की अगर बात करें तो भारत के पास अच्छी खासी किशोर आयु वर्ग की जनसंख्या है, तो आने वाले सालों में भारत को इसका लाभ मिलने वाला है। इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहा जाता है। वर्तमान में किशोरों अर्थात 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग का अंश जो है ये 20.9% है। ये 2011 की जनगणना हमें बताती है कि हमारे यहाँ की जो टोटल जो 100% पॉपुलेशन है उसमें लगभग 21% आबादी जो है वो किशोर आयु वर्ग की है, जिसमें 52.7% किशोर हैं, यानी इस लगभग 20.9% जनसंख्या में 52.7% जो है किशोर हैं और 47.3% जो है इसमें लड़कियां शामिल हैं। भारतीय समाज को किशोर आयु वर्ग से संबंधित अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये जो बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, इनसे संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं, उन पर भी हमें फोकस करना होगा। जैसे यहाँ पर चुनौतियां बताई गई हैं कि अल्प आयु में विवाह, निरक्षरता, विशेषतः स्त्री निरक्षरता, विद्यालय भ्रष्ट छात्र यानी कि स्कूल ड्रॉप आउट, पोषकों की निम्न ग्राह्यता, जैसा कि आप लोग जानते हैं कुपोषण वगैरह या पोषक तत्व तो नहीं मिल पाने की वजह से जो उनका मानसिक और शारीरिक विकास है वो प्रभावित होता है। किशोरी या माताओं में उच्च मातृ मृत्यु दर, HIV या एड्स के संक्रमण की उच्च दरें, क्योंकि इस अवस्था में क्या है, बच्चों में यौन संबंध बनाने की एक प्रेरणा होती है, यौन संबंध बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ये उन्मुख रहते हैं। तो इस समय में अगर इन्हें गलत संगत में ही पड़ जाते हैं तो ये HIV या एड्स जैसी बीमारियों से संक्रमित हो सकते हैं। शारीरिक और मानसिक अपंगता या फिर मंदता, औषध दुरुपयोग और मदिरा सेवन, किशोर अपचार और अपराध करना इत्यादि। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर जो किशोरावस्था होती है ये प्रबल दबाव और तूफानों की अवस्था होती है, यानी इसमें जो बच्चों के संवेग होते हैं, जो युवाओं के संवेग होते हैं बहुत तीव्र होते हैं, बहुत तेजी से अगर उन्हें देशभक्ति उनके अंदर आएगी, बहुत तेजी से देशभक्ति आएगी, गुस्सा भी आएगा तो बहुत तीव्र गुस्सा भी आएगा। तो ये तूफानों की और झंझावातों की अवस्था इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर यही सब समस्याएं हैं। अगर इन समस्याओं से इन बच्चों को अवगत करा दिया जाए, समय रहते इनका समाधान खोज लिया जाए, तो ये लोग किसी भी इस प्रकार के दुर्व्यसन में जाने से बच जाएंगे। अगर इसका समाधान नहीं खोजा जाएगा तो बच्चे इनसे ग्रसित हो सकते हैं, तो ये आगे चलकर हमारी जो आर्थिक प्रगति है उसको प्रभावित कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा किशोरों की दशा सुधारने हेतु कई कदम उठाए गए हैं। युवाओं और किशोरों के संपूर्ण विकास के लिए सन 2003 में पहली बार राष्ट्रीय युवा नीति को प्रारंभ किया गया। हालांकि आगे चलकर ये महसूस किया जाने लगा कि जो राष्ट्रीय युवा नीति 2003 वाली है इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 15 से लेकर 29 वर्ष आयु समूह के जो व्यक्ति हैं इनको युवा के रूप में परिभाषित करती है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपकी राष्ट्रीय युवा नीति 2014 है ये 15 से लेकर 29 वर्ष के जो आयु समूह के व्यक्ति हैं इनको युवा के रूप में परिभाषित करती है। इसके साथ ही सरकार ने इन बच्चों को स्किल प्रदान करने के लिए, युवाओं को स्किल प्रदान करने के लिए कुछ और स्कीम भी स्टार्ट की हैं। तो भारत सरकार ने सन 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक नीति बनाई है, जिसका उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। तो इस तरह की सरकार ने कुछ योजनाएं भी बनाई हैं ताकि युवाओं को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिले, प्रॉपर तरीके से इन्हें ट्रेनिंग वगैरह दी जाए ताकि ये अपने कौशल का अच्छा से इस्तेमाल कर पाएँ। इनको प्रॉपर तरीके से अगर ट्रेनिंग वगैरह दे दी जाएगी, प्रॉपर तरीके से इन्हें लर्निंग दे दी जाएगी, तो लर्निंग और ट्रेनिंग होने के आधार पर ये लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर जनसंख्या संगठन की बात की गई है। जनसंख्या संगठन जो है जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है जिसमें आयु और लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण,
जनजातियां, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा, व्यवसायिक विशेषताएं आदि का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रामीण नगरीय जो संगठन है वो संगठन की बात की गई है। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार देश की जो कुल आबादी है वो 121 करोड़ जनसंख्या है। इसमें से 37.7 करोड़ लोग जो हैं नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं और शेष 83.3 करोड़ लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट है, यानी करीब 38 करोड़ लोग जो हैं नगरीय क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं और लगभग 83 करोड़ लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। इस प्रकार देश की कुल जनसंख्या में जो नगरीय जनसंख्या है वो 31.16% है, जबकि जो ग्रामीण जनसंख्या है इसका प्रतिशत 68.84% है। ये जनसंख्या का जो रेशियो यहाँ पर दिया गया ग्रामीण और शहरी का, ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गांव हैं, जिनमें से 5,97,608 गांव जो है कि बसे हुए हैं। ग्रामीण जनसंख्या मुख्यतः कृषि और पशुपालन, वनों में संग्रहण और कुटीर उद्योगों जैसी जो कृषि संबंधी गतिविधियां हैं इन पर निर्भर रहती है। 2001 से 11 के दशक में देश की जो ग्रामीण जनसंख्या है इसकी जो वृद्धि दर रही है वो 12.18% की रही है। वहीं नगरीय जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो 31.8% की रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि 2001 से लेकर 11 के बीच में जो ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर है वो नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर की तुलना में कम रही है। नगरीय जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो काफी ज्यादा रही है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर इससे कम रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में देश की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के समथिंग जनसंख्या है, जिसमें से करीब 15.51 करोड़ आबादी जो है वो ग्रामीण जनसंख्या की है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 77.70% है। देखिए, यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर बताया गया कि जनसंख्या के आधार पर जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगर किसी राज्य के प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो प्रतिशत के आधार पर अगर हम देखें तो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। ये हिमाचल प्रदेश में जो यहाँ की जो 100% आबादी है उसमें से 90.20% जो है जनसंख्या जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है। इसके बाद हिमाचल के बाद सेकंड नंबर पर सिक्किम आ जाता है, थर्ड पर असम आ जाता है, चौथे पर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, पांचवें पर बिहार आ जाता है, छठवें पर उड़ीसा है, सातवें पर त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड का स्थान आ जाता है। तो यहाँ पर जो प्रतिशत के आधार पर बताया गया है किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यहाँ पर संख्या के आधार पर बताया गया कितनी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में अधिक है। तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य पहले स्थान पर आता है। प्रतिशत के आधार पर अगर देखें तो प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या का हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय में भी ग्रामीण जनसंख्या का औसत जो है ये राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यानी इनका जो औसत है वो राष्ट्रीय औसत से यहाँ पर अधिक देखा जाता है। ग्रामीण जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत, देखिए ग्रामीण जनसंख्या का राष्ट्रीय औसत कितना है, 68.84% है। इससे कम औसत वाले राज्यों में कर्नाटक आ जाता है। कर्नाटक में यानी कर्नाटक में वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है 100% पॉपुलेशन है उसमें जो ग्रामीण जनसंख्या उसका प्रतिशत कम है। तो कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु में ग्रामीण जनसंख्या का जो औसत है वो राष्ट्रीय औसत से कम है। मिजोरम में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 49.4% है। गोवा में 37.38% है। महाराष्ट्र में 54.7% है। इनमें ग्रामीण जनसंख्या का जो औसत है ये सबसे कम है। ये 3 राज्यों के नाम दिए गए जिनमें ग्रामीण जनसंख्या का औसत सबसे कम है। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जितनी जनसंख्या है उसमें से 2.37 लाख लोग जो हैं वो ग्रामीण जनसंख्या वाले हैं। और प्रतिशत में देखा जाए तो प्रतिशत में यहाँ की 100% आबादी में से 64.33% लोग जो है ग्रामीण जनसंख्या में निवास करते हैं। इसके बाद दादर और नगर हवेली इसका स्थान आता है। यहाँ की जो है 53.38% जनसंख्या जो है ग्रामीण है, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेश राज्यों का जो है अनुपात जो लघु अनुपाती है, तो वहाँ पे लघु अनुपात में ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो दिल्ली में मिलता है। चाहे केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में देख लो या राज्यों के रूप में देख लो, तो राज्यों के हिसाब से भी सबसे कम जो ग्रामीण जनसंख्या वो दिल्ली में निवास करती है। तो दिल्ली में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो सबसे कम है, यानी यहाँ पर केवल 2.5% लोग ही ग्रामों में निवास करते हैं। देखिए, गांव का जो आकार है ये उत्तर पूर्वी भारत के जो पहाड़ी राज्य हैं, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ में ये 200 व्यक्तियों से कम है। वहीं केरल और महाराष्ट्र के कुछ भागों में यहाँ पर 17,000 व्यक्ति तक पाए जाते हैं। यानी गांव के आकार में भी अंतर देखा जा सकता है। साउथ इंडिया के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर गांव का आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा है।
जबकि नॉर्थ इंडिया के राज्यों में या फिर पहाड़ी राज्यों में जो गांव है वो छोटे गांव हैं और वहाँ पे कम व्यक्ति निवास करते हैं। भारत में नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात है 31.16% है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर समृद्ध आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार की वजह से तेजी से बढ़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में देश की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है। यानी कहने का मतलब ये है, जनसंख्या के मामले में महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर आता है। महाराष्ट्र में 5.08 करोड़ लोग नगरीय जनसंख्या में निवास करते हैं, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 45.27% है। वहीं प्रतिशत के आधार पर देखें तो राज्यों में गोवा में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है। यानी यहाँ पर 62.17% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है। और गोवा के पश्चात फिर तमिलनाडु का नंबर आता है, तमिलनाडु का फिर केरल का नंबर आता है, फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर गुजरात का स्थान आता है। सेकंड है यहाँ पर भाषाई संगठन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत एक भाषाई विविधता वाला देश है। ग्रियर्सन के अनुसार, जिन्होंने भारत का भाषाई सर्वेक्षण किया था 1903 से लेकर 1928 के बीच में, तो इसके अनुसार देश में 179 भाषाएं हैं और 544 के लगभग बोलियां थीं। जो ग्रियर्सन ने सर्वे किया तो सर्वे में ही बताया है कि भारत में लगभग 179 भाषाएं हैं और 544 के करीब इनकी बोलियां थीं। आधुनिक भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं अनुसूचित भाषाएं हैं। अनुसूचित का मतलब ये है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें ये शामिल हैं, और अनेक भाषाएं जो गैर अनुसूचित हैं। तो यहाँ पर 22 जो संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाएं हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये 22 भाषाएं हैं जो कि हमारे यहाँ अनुसूचित भाषाएं हैं, यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में ये शामिल हैं। देखिए, इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था और बाद में वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं सूची में शामिल किया गया। फिर 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। फिर 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि 2004 में प्रभावी हुआ, इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। देखिए, अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है और इसमें लघुत्तम जो भाषा वर्ग है वो संस्कृत है, बोडो है, मणिपुरी है। इनके बोलने वालों की संख्या सबसे कम है, जबकि हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत अनुसूचित भाषाओं में सबसे ज्यादा है। देश में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं है। देखिए, भाषाई प्रदेशों की कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है। जैसे किसी राज्य की ऐसी सीमा खिंची है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इस सीमा के पार जो ए लोग रह रहे हैं या बी जो बस्ती है, यहाँ पर भाषा का संक्रमण नहीं होगा। कई बार आप देखते होंगे जैसे मथुरा या उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, भले वो राजस्थान रीजन है, तो राजस्थान रीजन में भरतपुर लग जाता है, धौलपुर लग जाता है, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ के लोगों की जो भाषा है उसमें ब्रज भाषा का टच आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि जो भाषाई प्रदेशों की सीमाएं हैं वो सुनिश्चित नहीं है और स्पष्ट नहीं है। यहाँ पे भाषाई वर्गीकरण बताया गया है। देखिए, भाषाई वर्गीकरण प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले 4 परिवारों से जुड़ा हुआ है, 4 भाषा परिवारों से जुड़ा हुआ है, जिनके कुछ उपपरिवार हैं, शाखाएं हैं और वर्ग हैं। तो यहाँ पे परिवार का नाम दिया गया है, ये है ऑस्ट्रिक निषाद। ऑस्ट्रिक या निषाद, इनका जो प्रतिशत है वो 1.38% है। इनका जो उपपरिवार है ऑस्ट्रो एशियाई उपपरिवार है या ऑस्ट्रोनेशियन है। इनका शाखा या वर्ग कौन सा है? मॉन, खमेर, मुंडा। तो ये जो भाषाएं हैं ये ऑस्ट्रो एशियाई या ऑस्ट्रोनेशियन परिवार से आती हैं। तो इनके क्षेत्र, बाघ क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन क्षेत्रों में बोली जाती हैं? मेघालय, निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, MP, महाराष्ट्र या भारत के बाहर। सेकंड जो क्षेत्र है, सेकंड जो परिवार है, द्राविड़ परिवार है। द्राविड़ परिवार के जो बोलने वाले व्यक्ति हैं वो 20% हैं। तो द्राविड़ में दक्षिण द्राविड़ है, मध्य द्राविड़ है, उत्तर द्राविड़ है। दक्षिण द्राविड़ में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल वाले स्थान आ जाते हैं जहाँ पर ये लोग भाषाएं बोलते हैं। मध्य द्राविड़ भाषा जो है ये आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में बोली जाती है। उत्तर द्राविड़ भाषा जो है बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और MP में बोली जाती है। फिर है चीनी तिब्बत जो परिवार हुआ जाता है, किरात। इनका प्रतिशत सबसे कम है, 0.85% है। तो तिब्बती म्यांमारी इसमें और सियामी चीनी है। तो तिब्बती हिमालय इसकी शाखा वर्ग है। एक उत्तरी असम वाला शाखा वर्ग है, असम म्यांमारी है। तिब्बती हिमालय जो भाषा है ये भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम बोली जाती है। उत्तरी असम भाषा जो अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। असम म्यांमारी जो है असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में बोली जाती है।
देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा जो बड़ा जो परिवार है वो भारतीय यूरोपीय परिवार है। आर्य परिवार की भाषाओं वाला परिवार सबसे बड़ा परिवार है, यानी इसमें 73% लोग शामिल हैं। तो ये इंडो आर्य उप परिवार इसी में आ जाता है। इसमें ईरानी है, दर्दी है, वो भारतीय आर्य है। ईरानी भाषा जो भारत से बाहर बोली जाती है, दर्दी जो है जम्मू कश्मीर बोली जाती है, और भारतीय आर्य भाषाएं जो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती हैं। तो आपको ये जो परिवार है, भाषाई वर्गीकरण वाला परिवार, इसको याद रखना है कि कौन सी भाषा किस परिवार से संबंधित है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फलानी भाषा का संबंध किस परिवार से है, तो आपको बताना होगा। जैसे पूछ लिया गया कि जो ऑस्ट्रोनेशियन भाषा उप परिवार है ये किस परिवार से संबंधित है, या फिर ये पूछ लिया गया कि ये भाषा जो है किस परिवार से भाषा संबंध रखती है, तो आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा है यहाँ पर धार्मिक संगठन। देखिए, धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है, क्योंकि धर्म जो है लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से व्याप्त होता है। देखिए, धर्म का कोई फिजिकल रूप नहीं है, धर्म का आभासी रूप है। लोगों के जीवन में धर्म आभासी रूप में होता है, वर्चुअल रूप में होता है। कुछ निश्चित राज्यों और जिलों में एक धर्म की संख्यात्मक प्रबलता विशाल है, जबकि उसी का दूसरे राज्यों में प्रतिनिधित्व नगण्य है। कहने का मतलब ये, कुछ राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में एक धर्म की संख्या ज़्यादा है, जबकि दूसरे राज्यों में उनकी धर्म की संख्या या उनका प्रतिनिधित्व जो है बहुत कम है। जैसे बात करते हैं, भारत में सबसे बड़ा समुदाय हिंदू समुदाय है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हिंदू आबादी जो है देश में 79.8% है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू आबादी बहुत कम है, जैसे जम्मू कश्मीर में हिंदू आबादी बहुत कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू आबादी लगभग 79.8%, यानी करीब 96.63 करोड़ लोग हिंदू लोग हैं 121 करोड़ में से। और मुस्लिम आबादी लगभग जो है 14.2% है, यानी करीब 70.22 करोड़ लोग हैं मुस्लिम आबादी वाले हैं। तो सबसे बड़ा जो समुदाय है वो हिंदू समुदाय है, उसके बाद सेकंड नंबर पर मुस्लिम समुदाय आ जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हिंदू समुदाय की जो वृद्धि दर है उसके बारे में बात की गई है। हिंदू समुदाय की जो वृद्धि दर है 1991 से लेकर 2001 के दशक में 19.92% थी, जबकि 2001 से लेकर 2011 के दशक में ये 16.72% दर्ज की गई है, यानी इसमें कमी दर्ज की गई है। मुस्लिम समुदाय की जो वार्षिक वृद्धि दर है बताई गई, 2001 से 11 के दशक में वृद्धि दर 24.60% दर्ज की गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि हिंदू समुदाय की जो वार्षिक वृद्धि दर है 2001 से 11 के बीच में ये 16.72% है, जबकि इसी समय में मुस्लिम समुदाय की जो वृद्धि दर है वो अधिक है। इनकी वृद्धि दर जो है 24.60% है, जबकि इससे पहले वाले दशक में 1991 से 2001 के दशक में इनकी वृद्धि दर और ज़्यादा थी, 29.52% थी। इस प्रकार मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या वृद्धि दर में 1991-2001 की दशक की तुलना में 2001-2011 के दशक में 4.92% की गिरावट आई है। वहीं हिंदू समाज की जो वृद्धि दर है उसमें भी 3.20% की गिरावट दर्ज की गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि 1991-2001 के बीच में जो हिंदू वृद्धि दर थी वो 19.92% थी, जबकि इसी समय में जो मुस्लिम वृद्धि दर थी वो 29.52% थी, जबकि 2001 और 11 के दशक में यहाँ पर वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई है। भारत बांग्लादेश सीमा और भारत पाक सीमा से संलग्न जिलों जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्यों और दक्कन पठार, गंगा के मैदान के प्रकीर्ण क्षेत्रों को छोड़कर हिंदू जो हैं अनेक राज्यों में एक प्रमुख समूह के रूप में वितरित हैं। विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज जो है ये जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल के कुछ जिलों, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों, दिल्ली में और उसके आसपास के क्षेत्रों में और लक्षद्वीप में संकेंद्रित हैं या सांद्रित हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हीं राज्यों में, इसके अलावा अन्य राज्यों में उनका प्रतिशत कम है, इन राज्यों में इनका प्रतिशत ज़्यादा है। देखिए, ईसाई जनसंख्या अधिकांश देश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें वितरित है। आप लोगों को ये मिथक क्लियर होना चाहिए कि ईसाई जनसंख्या नगरों में नहीं है, बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें ईसाई जनसंख्या ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है, जो भी पादरी वगैरह आए थे उन्होंने जो कन्वर्जन कराया था, धर्मांतरण कराया था, उसी वजह से जो जनजातियाँ वगैरह कन्वर्ट होकर ईसाईयत इन्होंने अपनाया है। तो ईसाईयत अपनाने की वजह से जो जनजाति क्षेत्र हैं उन जनजाति क्षेत्रों की जो स्थिति है वो ग्रामीण परिवेश में आती है। तो यही कारण है कि ईसाई जनसंख्या जो है अधिकतर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। इनका जो मुख्य सांद्रण है ये पश्चिमी तट के साथ गोवा और केरल और मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के जो पहाड़ी राज्य हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र और मणिपुर की पहाड़ियों में भी देखा जाता है। सिखों की बात करें तो अधिकांश सिख जो हैं देश के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में संकेंद्रित हैं। जैनियों की बात करें तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है। जैनियों का प्रमुख संकेंद्रण जो है
राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जैनी है, महाराष्ट्र में इनकी संख्या 28.80% है। इसके बाद सेकंड नंबर पर राजस्थान आ जाता है, राजस्थान में इनकी संख्या जो है 16.78% है। थर्ड पर गुजरात आ जाता है। जबकि जो बौद्ध आबादी है इसका संकेंद्रण महाराष्ट्र में ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना धर्म चेंज किया था, तो उनके अनुयायियों ने भी उनके साथ धर्म चेंज किया था। तो यही कारण है कि महाराष्ट्र में यहाँ पर जो है बौद्ध लोगों की संख्या ज़्यादा है, बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायियों की संख्या ज़्यादा है। बौद्ध बाहुल्य अन्य क्षेत्र सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में लद्दाख, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति हैं। इसके अलावा पारसियों की बात करें तो पारसी जो है भारत का सबसे छोटा धर्म समूह है। इनकी कुल संख्या जो है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 69,601 है और ये लोग अधिकतर महाराष्ट्र और गुजरात में ही संकेंद्रित है, वहीं पर रहते हैं। चौथे नंबर पर है श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। देखिए, किसी भी देश में जो कार्यशील जनसंख्या वर्ग है उसमें से कितने लोग श्रम कार्यों में संलग्न हैं, कितने लोग बेरोजगार बैठे हैं, ये आंकड़ा होना बहुत जरूरी है। तो आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है: मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। देखिए, मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो कम से कम वर्ष में 183 दिन या फिर 6 महीने काम करता है, वो मुख्य श्रमिक कहलाता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों या 6 महीने से कम दिन काम करता है, वो सीमांत श्रमिक कहलाता है। भारत में श्रमिकों का जो अनुपात है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 39.8% है। इसमें दोनों ही प्रकार के श्रमिक शामिल हैं, यानी इसमें मुख्य और सीमांत श्रमिक शामिल हैं। जबकि 60% की जो विशाल संख्या है वो अश्रमिकों की है, यानी यहाँ पर जो श्रमिक हैं, श्रमजीवी जनसंख्या, उसमें से 60% लोग आज भी बेरोजगार बैठे हैं। ये 2011 की जनगणना बताती है। श्रमिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मेघालय हैं। केंद्रशासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की प्रतिभागिता दर ऊंची है। भारत जैसे देश के संदर्भ में आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले जो क्षेत्र हैं उनमें श्रम की सहभागिता दर काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ आर्थिक विकास के निम्न स्तर वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे कृषि कार्य है या फिर अन्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर श्रमिकों की जो सहभागिता है, श्रमिकों का जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खेती बाड़ी के कार्य करने में ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ती है या फिर मजदूरी वगैरह के काम करने में ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि आर्थिक विकास के जो निम्न स्तर वाले क्षेत्र हैं, निम्न स्तर वाले जो काम है, उनमें श्रम की सहभागिता दर अधिक है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक देश के भीतर लैंगिक आधार पर भी भेदभाव होता है, लैंगिक आधार पर भी लोगों को काम पर रखा जाता है। भारत में समस्या ये रही है कि महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, महिलाओं से कम वेतन देकर उनसे अधिक काम करवाया जाता है, महिलाओं को पुरुषों के अनुरूप, पुरुषों के इक्वल नहीं समझा जाता है। ये भी एक समस्या रही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि यूएनडीपी के अनुसार यदि विकास में सभी जेंडर सम्मिलित नहीं है तो ऐसा विकास लुप्त प्राय है। भारत सरकार ने इन सभी को संज्ञान में लेते हुए और भेदभाव से होने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 2015 में एक सामाजिक अभियान चलाया था, ताकि लड़कियों की भी शिक्षा पर ध्यान दिया जाए और लड़कियां भी शिक्षित हों, लड़कियां शिक्षित होकर वो भी रोजगार प्राप्त करें और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकें। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो श्रमजीवी जनसंख्या है इसको 4 प्रमुख संवर्गों में बांटा गया है। इसमें कृषक हैं, कृषि मजदूर हैं, घरेलू औद्योगिक श्रमिक हैं या फिर अन्य श्रमिक हैं। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% जो है वो कृषक और कृषि मजदूर हैं। एक बड़ा हिस्सा जो है कृषि कार्यों में लगा हुआ है, जबकि केवल 3.8% श्रमिक जो हैं ये घरेलू उद्योगों में लगे हुए हैं, विनिर्माण उद्योग में, सेकेंडरी उद्योग में लगे हुए हैं। और 41.6% श्रमिक जो है अन्य श्रमिक हैं, जो गैर घरेलू उद्योगों, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, मरम्मत और अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो सेक्टर हैं, जो आपके आर्थिक सेक्टर है, उनमें कितने कितने लोगों की जनसंख्या लगी हुई है बताया गया उनका रेशियो। प्राथमिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, श्रमिकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, 54.6% है। द्वितीयक में कम है, द्वितीयक में मात्र 3.8% है। तृतीयक में इससे भी कम है, तृतीयक में 41.6% है। अब देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्राथमिक सेक्टर है, प्राथमिक सेक्टरों में ग्रामीण स्तरों पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। यानी प्राथमिक सेक्टरों में जो खेती बाड़ी के कार्य होते हैं उनमें गांव के स्तर पर, पुरुष तो शहर में कमाने के लिए चले जाते हैं, गांव के स्तर पर जो खेती बाड़ी का कार्य होता है महिलाएं संभालती हैं। तो ग्रामीण स्तर पर अगर आप देखेंगे प्राथमिक कार्यों में, खेती बाड़ी कार्यों में, तो महिलाओं की संख्या ग्रामीण स्तर पर अधिक देखने को मिलती है। देखिए, पुरुष श्रमिकों की जो संख्या है
वो स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टरों में अधिक है। महिला श्रमिकों की जो संख्या है वो प्राथमिक सेक्टर में, खास करके खेती बाड़ी के कार्यों, कृषि कार्यों में अपेक्षाकृत अधिक है। भारत में कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में उतार दिखाई देता है। उतार का मतलब क्या था कि पहले के समय में 2001 की जो जनगणना थी उसमें भारत की जनसंख्या में जो कृषक थे उनका अनुपात ज़्यादा था। 2001 में कृषक श्रमिकों की जो संख्या थी वो 58.2% थी, लेकिन 2011 की जनगणना में ये कम रह गई, 54.6% रह गई है। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वहीं बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और एमपी जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। देखिए, कृषक और कृषि मजदूरों में अंतर होता है। कृषक वो होता है जो खेती बाड़ी करता है, जिसकी खुद की जमीन होती है या जमीन को लीज पर लेकर उस पर खेती का कार्य कराता है। कृषक मजदूर वो व्यक्ति होता है जो खेती बाड़ी के कार्यों में सहयोग करता है, जैसे फसल काटना, फसल बोना, तो ये सब काम कृषक मजदूरों का होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे जो राज्य हैं, इन राज्यों में जो फार्मर्स हैं, कृषक हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जबकि बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और एमपी जैसे राज्यों में जो कृषि मजदूर हैं, इनकी संख्या अधिक है। दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी जैसे अधिक नगरीकृत क्षेत्रों में श्रमिकों का बहुत बड़ा अनुपात जो है अन्य सेवाओं में संलग्न है, कार्यरत है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसी के साथ आपका ये वीडियो यहाँ पर एंड हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। देखिए, अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आपको नोट्स के साथ साथ इसकी जो टेस्ट सीरीज है या फिर अभ्यास प्रश्न है वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।